हेलो बच्चों पार्टी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम सेल ऑर्गेनल और सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामैया डेंटल कॉलेज। So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker and a practitioner and so much more। चलिए, तो मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारे अपडेट, नोट्स एंड PDF एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। बहुत जल्द मैं हैंड रिटन नोट्स भी देने वाली हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। साक्षी बायो के नाम से ये है। मेरा एक्चुअली चैनल का नाम डॉक्टर साक्षी बरनवाल ही है। उस नाम से भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन इट फॉर एवरीथिंग। ओके, चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक, जिसमें हम सेल वॉल और कुछ सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं। आज दो सेल ऑर्गेनल कवर करेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो दो ऑर्गेनल और नेक्स्ट सेशन में और ऑर्गेनल कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, सेशन छोटा और क्रिस्प रखते हैं कि जितना बेनिफिट आप ले सके। ठीक है, पूरा का पूरा नॉलेजेबल थिंग मिलेगा आपको, कुछ भी इधर उधर की चीज़ ना मिले, बस आप फोकस रहें अपने बुक्स पे और अपने टॉपिक पे। ओके, तो कल हमने पढ़ा था अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने बहुत सारी उनके मॉडल्स देखे थे, कौन से आए फिर रिजेक्ट हुए। ठीक है, सैंडविच मॉडल आया एंड सो मेनी मोर। और उसके बाद फाइनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है अभी तक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा उसमें ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। जिस तरह से उसमें ट्रांसपोर्ट होता है उसके कई सारे फॉर्म्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें सेल ड्रिंकिंग होती है, सेल ईटिंग होती है। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है। आज बच्चों देखेंगे सेल वॉल। यस, ये एक वॉल, एक दीवार है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। बट क्या ये हर ऑर्गेनिज्म में होती है? नहीं बच्चों, ये डिफरेंशिएट करती है प्लांट और एनिमल सेल को भी बहुत हद तक, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। बट ऐसा क्यों है? ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, क्योंकि प्लांट को एक जगह फिक्स्ड रहना है, कड़े अडिग, कि मैं भैया ज़्यादा हिल डुल ना पाऊँ। और क्या है, एनिमल जो है वो लोकोमोटरी होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ऐश मारते हैं। बट प्लांट को एक जगह खड़े होकर फोटोसिंथेसिस भी करनी है और अपने आप को बचाना भी है। इसलिए उसको एक रिजिड फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, रिजिड कवरिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो किसी भी तरह का बाहर का मैकेनिकल जो भी इंजरी या इफेक्ट आए उसको विथस्टैंड कर पाए। उसी में मदद करता है हमारा सेल वॉल। तो साथ साथ ये भी जानेंगे कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में नहीं है, केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसके अलावा बहुत से और ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जल्दी से बताइए, कौन कौन जानता है उन ऑर्गेनिजम्स को? टेल मी इन दी चैट सेक्शन, फटाफट कमेंट सेक्शन। यस, पहली चीज़ है कि हमारा जो सेल वॉल है वो कैसा है, नॉन लिविंग इन नेचर है, यानी कि ये मर चुका है, इसके अंदर कोई लिविंग प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म नहीं है। अब एक बात और सुनिए, रॉबर्ट हुक जी ने सेल डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था कहाँ, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल क्या थे, वो जो पेड़ की छाल होती है उसमें जब इन्होंने देखा तो उन्हें लिटिल रूम्स दिखे, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम सेल रखा। वो लिटिल रूम इन्हें क्यों दिखे, क्यों वो दिखा कि बॉक्स 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 टाइप का चीज़ है? क्योंकि वो एक डेड सेल था बच्चों, दैट वाज अ डेड सेल, और उसके अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं था। तो एक्चुअली जो उन्होंने देखा था वो क्या देखा था, वो जो कमरे का पार्टीशन था, दैट वाज अ सेल वॉल, नथिंग एल्स। ओके, तो ये सेल वॉल इसलिए रह गई थी क्योंकि ये नॉन लिविंग होती है। इसके सारे लिविंग कंटेंट खत्म होने के बाद भी ये सेल वॉल बच जाती है, बिकॉज दिस इज अ रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ओके, जो कहाँ कहाँ मिलता है आपके, बैक्टीरिया में देखा जाता है। प्रोटिस्ट में जब हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था उसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, पहला ग्लाइकोकेलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियाज में भी आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोटिस्टेंस में, फंगी में, एल्गी में एंड प्लांट्स में आपके सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ सेल वॉल देखा जाता है, या अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में भी एक एक एल्गी, एक फंगी, एक प्लांट और एक एनिमल का नाम दे दे और आपको ढूंढना हो इसमें कि किसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। राइट, चलिए
एल्गी की जो सेल वॉल है वो प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट होती है, डेफिनेटली सेल वॉल होती है, तो सबकी सेल वॉल एक दूसरे से कुछ कंस्टिट्यूएंट्स में डिफर करती है। जैसे अभी हम एल्गी ले लें, इनकी जो सेल वॉल है सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेल्यूलोज होता है, लेकिन साथ साथ एडिशनल क्या होता है, इनमें होता है गैलेक्टिन्स, मैनन्स और कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तीनों चीज का प्रेजेंट बहुत ज्यादा इनके सेल वॉल को बनाने में मदद करता है। क्या होता है बच्चों, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, मैक्सिमम एनिमल्स के ऊपर जो शेल होती है, ठीक है, जो आप जब जाते हो ना किसी बीच में तो वहां पे इकट्ठा करते हो ना वो शंख, शेल्स, वो अलग अलग चीजें जाके इकट्ठा करते हैं, तो कूड़ा कटोरा हम लोग लेके घर आ जाते हैं, उसके बाद मम्मी कहती हैं कि ये क्या लेके आए हो, ठीक है, यहाँ तो कोई यूज है नहीं, और उसमें से कई बार कीड़े भी निकलते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं। यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका सेल वॉल बनाने में मदद करता है, किसमें, एल्गी में भी। लेकिन प्लांट के सेल वॉल काफी डिफरेंट होते हैं, इनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ हीमीसेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का प्रेजेंस आपके प्लांट सेल वॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोटीन किस तरह किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें जानना है इसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारे कंस्टिट्यूएंट हुए किसके, सेल वॉल के। अब दो तीन चीजें यहाँ पे हमें नोट डाउन करनी है, पेपर पेन लेके बैठेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। पहला चीज, सेल वॉल इज नॉन लिविंग। दूसरा चीज, किसमें प्रेजेंट है बच्चों, वो लिखेंगे हम। उसके बाद एल्गी की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल क्यों डिफर करती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें जानना है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे कि जो सेल वॉल है वो मेनली सेल्यूलोज से ही बनी होती है। दिस इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी सेल वॉल, व्हाट इट इज, सेल्यूलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ, द व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, तो आप सेल्यूलोज को ही मार्क करेंगे, राइट। बट इसके अलावा बहुत से कंपोनेंट और प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने देखा हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये सारे क्या होते हैं, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरह के सिक्रीशन है, ठीक है, सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन, ये एक तरह की सिक्रीशन है जो हमारे सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या किसी ना किसी तरह से ये सेल वॉल में प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल बैरियर बनाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया फंगी से बचाते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं, ये सारी चीजें ये केमिकल्स करने में मदद करती हैं, राइट। सेल वॉल क्या है, एक प्रोटेक्टिव और एक फिक्स फ्रेमवर्क है। ये मैंने पहले ही बताया कि प्लांट को एक रिजिड सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए सेल वॉल का क्या कहेंगे, सेल वॉल का ट्रेंड इनके सेल में आया, ठीक है। तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क, ये हमें याद रखना है। व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क। क्लियर है बच्चों, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन होगी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेल्यूलोज, माइक्रोफाइब्रिल एंड मैक्रोफाइब्रिल, ये क्या होते हैं, ये आपके सेल वॉल में अरेंज्ड होते हैं, और इस माइक्रो और मैक्रोफाइब्रिल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या अगेन आपके सेल वॉल को क्या कर रहा है, अरेंजमेंट दे रहा है, बेटर सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, राइट। तो इसके अंदर कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम मैक्रोफाइब्रिल या माइक्रोफाइब्रिल के नाम से जानते हैं, क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज एक्चुअली अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अभी हम बहुत सिंपल सा तरीका देखेंगे, ठीक है। हम बहुत मतलब बड़े बहुत ट्रैफिक वाले रोड पे जाते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक हो, वहाँ पे जीटी रोड हुआ या ऐसा कुछ रोड, ठीक है, बहुत ट्रैफिक इधर उधर जा रहा है, इजीली रास्ता नहीं क्रॉस कर पाते क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं और फुल स्पीड में जा रही हैं, ठीक है। अब क्या है, रोड के उस पार बहुत बड़ा सा मॉल खोल दिया है, मॉल खुल गया है मान लेते हैं, ठीक है, मैं आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करा रही हूँ, बहुत इजी चीज़ है। अब आपका जो घर है या आपका ऑटो वाला, मान लीजिए आप उस मॉल में, चलो नया मॉल है, चलो घूमने चलते हैं। अब ऑटो वाले तो बड़े चालू होते हैं, क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है मैम मॉल तक छोड़ दूंगा, बट ये नहीं बताएंगे कि वो रोड क्रॉस नहीं करवाएंगे आपको,
क्योंकि रोड क्रॉस करने में उनको एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, इस चालाकी ये करते हैं, अपना पैसा बचा लेते हैं और रोड के इस पार ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। ये एक्चुअली मेरे साथ रियल इंसिडेंट है और उससे मुझे ये याद आ गया। ठीक है, तो अब मैं फिर बोलोगे भैया आप तो इधर छोड़ दिया, मुझे रोड क्रॉस करने से लगता है बहुत डर, अब क्या करें। तो उस ऑटो वाले ने मुझे बताया कि पीछे देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जो कि डायरेक्टली उस पार रोड के जाता है। अब क्या हुआ, इस पार के रोड से उस पार के रोड को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाएंगे जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को किसी भी तरह से हैम्पर नहीं कर रहा है। गाड़ियां आराम से नीचे से जा रही हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, वो अपनी स्पीड से चले जा रही हैं, बट इजी कनेक्टिविटी के लिए बीच में एक ब्रिज बना दिया। कई जगह में नीचे सबवे बना दिए गए होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, राइट। यही काम आपका प्लाज्मोडेस्माटा करता है दो सेल के बीच में। कैसे, सेल वॉल दोनों सेल्स के सब सेल के ऊपर होती हैं, बट इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्टिविटी चाहिए ताकि इनका प्रोसेस इजी हो पाए, एक दूसरे की मदद कर पाए, राइट। तो वैसे एक और एग्जांपल जैसे हम नेबर्स हैं, अभी हमारा कोरोना चल रहा है तो दो पड़ोसी हैं, अब दोनों पड़ोसी को एक दूसरे से, भाई पड़ोसी हैं तो मदद तो करते ही हैं यार समय पे, लेकिन अभी क्या चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि लोगों ने दरवाजे खोल के वहाँ पे गद्दे बिछा रखे हैं या वहाँ पे चटाइयाँ डाल रखी हैं और उस पर लेट करके अपने दरवाजे से बात कर रहे हैं, राइट। तो ये कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, दो इनको दूर रखा गया, स्टिल देखो कनेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि इनको सर्वाइवल चाहिए और बेटर क्या कहेंगे, जब दो लोग एक साथ मिल के काम करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो दो सेल जो होते हैं, जब इन दोनों की एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो यही प्लाज्मोडेस्माटा आपकी मदद करता है उस समय। तो ये बेसिकली सेल साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है एक सेल के दूसरे सेल तक, ठीक। तो ये सेल वॉल को चीरते हुए, ठीक है, बीच में से चीरते हुए जाता है एक लाइन, एक टनल जो कि एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है, आई होप अभी अब सबको क्लियर होगा, इतने सारे एग्जाम्पल मिल गए। किसने इसको डिस्कवर किया था, स्ट्रासबर्गर ने। किसने, बर्गर ने, ठीक है। स्ट्रासबर्गर का नाम आप बहुत इजीली याद कर सकते हो क्योंकि इसमें बर्गर छुपा हुआ है। हाँ, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, दो एडजेसेंट प्लांट सेल। हाँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना कि ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है, इसलिए इनको प्लांट सेल में एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और नाम क्या होता है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के नाम से भी इनको बुलाया जाता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या करता है, प्लांट सेल टू सेल मदद करता है क्योंकि इनको चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सेल टू सेल इंटरैक्शन रखना पड़ेगा ताकि इजीली इनका प्रोसेस हो पाए। तो यही प्लाज्मोडेस्माटा इसमें मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल, जिसको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये क्या करता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने में मदद करता है क्योंकि ये एंडोस्केलेटल ऑफ सेल बनाता है। एंडोस्केलेटल ऑफ सेल में कई स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे कि ईआर हुआ, गोल्गी हुआ, ये सारे आपके क्या कनेक्टिविटी मेंटेन करने में सेल के अंदर मदद करते हैं और यही कनेक्शन देता है प्लाज्मोडेस्माटा को। क्लियर है, चलिए। सेल वॉल और मिडल लैमेली may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell। अब ध्यान से सुनना, अब ये मिडिल लैमेली क्या होता है, ये होता है एक सीमेंट। हमने सेल को मान लिया एक ब्रिक, ठीक है, और वो बना रहा है घर। जैसे हम ऑर्गेनिज्म हैं, हमें बनाने वाला सेल है, वैसे एक घर को बनाने वाली ईंट होती है। ईंट को लेकिन कनेक्ट कैसे करते हैं, ईंट को कनेक्ट कर सकते हैं सीमेंट से। यही सीमेंट का काम सेल में कौन कर रहा है, मिडिल लैमेली। तो दो सेल वॉल के बीच में यहाँ पे कहीं मिडिल लैमेली प्रेजेंट होता है, जिसको सेल वॉल के साथ साथ मिडिल लैमेला को भी प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ट्रांसफर्स करते जाता है, तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, उसके बीच में भी सुराख करके अपने लिए जगह बना लेता है। तो
तो यही होता है मिडिल लैमेली, जो दो सेल वॉल को सीमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या है फंक्शन है हमारे सेल वॉल का? सेल वॉल क्या है? एक शेप दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है डेफिनेटली, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमने डिस्कस कर लिया। सेल टू सेल इंट्रैक्शन कर रहा है, कैसे? क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा को भी ये कनेक्टिविटी का रास्ता दे रहा है, राइट बच्चों? एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल एंड पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन को भी प्रिवेंट करता है हमारा सेल वॉल। क्लियर है? इसके अंदर बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, सुबेरिन, लिग्निन, पेक्टिन, ये सारी चीजें प्रिवेंट करती हैं किसको? किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैथोजन को एंट्री से। क्लियर है? चल नेक्स्ट आएंगे साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेल का मेन कंस्टिट्यूएंट, द मैट्रिक्स, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म वर्ड भी स्ट्रासबर्गर जी ने ही दिया है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, यही याद रखना है, स्ट्रासबर्गर नहीं, क्या दिया हमारा? सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। ठीक, सॉरी नॉट सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा एंड साइटोप्लाज्म। ये किसके बीच में होता है? ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक, तो अगर हम सेल देखें, एक हम सेल देखें, तो ये रहा हमारा सेल और इसके अंदर रहा हमारा न्यूक्लियस। अब इसके बीच में जितना भी लिक्विड पार्ट है, चाहे वो ऑर्गेनल में हो चाहे कहीं भी हो, सारा लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। अच्छा मैम, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब, चलो अभी बताते हैं हम आपको। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। इसके पहले हम ये जान लेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म बहुत बार नाम सुना है यार, बड़ी कंफ्यूजन होती है, राइट? तो प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं, ठीक है? जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट है, लिक्विड पार्ट, और जो पूरे सेल के अंदर लिक्विड पार्ट है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, उन दोनों को जब कंबाइन कर लोगे, यानी कि पूरा सेल का मैट्रिक्स मटेरियल टोटली प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। जितना भी सेल के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स है उन सब को गिन लो, चाहे वो ऑर्गेनल के अंदर हो, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस वाला पार्ट निकाल दिया जाए, बस इतना याद रखना। अब हमारा साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। चलिए देखें कैसे। साइटोसोल जो होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। तो साइटोप्लाज्म तो पहले ही न्यूक्लियस को हटा चुका है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस को इंक्लूड कर लेगा तो वो तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। तो जब साइटोप्लाज्म की बात करें, यानी कि उसमें सिर्फ आपकी ऑर्गेनल काउंट होते हैं अदर देन न्यूक्लियस। लेकिन जो हमारे साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है अदर देन ऑर्गेनल, अब ऑर्गेनल को भी निकाल दिया गया सारे, अब जो लिक्विड पार्ट बच रहा है उसको हम कहेंगे क्या? साइटोसोल। क्या कहेंगे बच्चों? साइटोसोल। तो देखो इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होंगे, बहुत सारी और कनेक्टिविटी होंगी, इसका भी लिक्विड अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा आपका? साइटोसोल। ठीक, और जो बाकी के ऑर्गेनल है उनके अंदर के लिक्विड को अगर एक साथ ले लिया जाए तो उनको क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रोफोप्लाज्म। आई होप अब आपको क्लियर होगा साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, ये अलग अलग क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे सेल ऑर्गेनल। आज दो सेल ऑर्गेनल कंप्लीट करेंगे, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी। तो पहला है ईआर। ईआर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे बड़ी कनेक्टिविटी पूरे सेल के अंदर यही बनाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से शुरू होता है और आपकी साइटोप्लाज्म तक चला जाता है। इतनी आपकी तगड़ी कनेक्टिविटी होती है ईआर की। Network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ये स्कैटर्ड हो सकते हैं, इतना लंबा कनेक्टिविटी ये रख सकते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई फॉर्म से मिलते हैं, मे बी ट्यूब्यूल, मे बी वेसिकल, मे बी सिस्टर्न है, ये तीनों फॉर्म में आपके ईआर प्रेजेंट होते हैं। पहला है सिस्टर्न, जो कि स्टैक्स के फॉर्म में होता है। स्टैक्स का मतलब देखो, सिस्टर्न जो है
दूसरा होता है वेसाइकल, तीसरा होता है ट्यूब्यूल। तो एक सेकेंड पहले हम देखेंगे सिस्टर्ने जो होते हैं बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, ये इस तरह के होते हैं जिस तरह के आप फिगर में देख रहे हो, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, एक के ऊपर एक लेयर होती है जब, तो ये होती है सिस्टर्ने, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे लेयर्स बनी हुई हैं, ये है सिस्टर्ने। यहाँ पे वेसाइकल जो होते हैं वो गोल मटोल से होते हैं, जैसे बॉल टाइप, ठीक है, ओवल शेप या बॉल शेप, ये होते हैं आपके वेसाइकल, गोल मटोल से। और जब ट्यूब्यूल की बात होती है तो ये तो बहुत ही अजीब से शेप के होते हैं, कुछ रूट्स जैसे ही दिखते हैं, कुछ इस शेप के होते हैं, तो ये होते हैं ट्यूब्यूल्स। तो 3 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे जाते हैं, ठीक है, सिस्टर्ने, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल, ठीक है। 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके ऊपर कोई भी छोटे कोई भी पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये छोटे गोल क्या प्रेजेंट है, कोई पार्टिकल इनकी सरफेस में। ये एक्चुअली क्या है? दीज आर राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं प्रेजेंट होते हैं, और जिन पे ये प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बुलाते हैं, और जिस पे ये नहीं प्रेजेंट होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, राइट। रफ में क्या है, एटीएस राइबोसोम इन पे बाइंड किया रहता है, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, इतना आपको याद करना। राइबोफोरिन वगैरह भी आपको दिमाग में नहीं लगाना है, आपको बस इतना याद रखना है कि रफ में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते, नको, ठीक है। सेकेंड है मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने, इसमें सिस्टर्ने की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन स्मूथ में ट्यूब्यूल्स ज्यादा देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिस्टर्ने आपके रफ में ज्यादा होते हैं और ट्यूब्यूल्स आपके स्मूथ में ज्यादा होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हैं, रफ से, तो डेफिनेटली ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंगेज्ड होंगे, इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में भी मदद करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर प्रोटीन के अलावा क्या बना? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो बहुत इजी है याद रखना। स्मूथ क्या कर रहा है? अगर प्रोटीन ने रफ ने ले लिया है तो स्मूथ वाला कहता है भाई मैं भी किसी से कम नहीं थी। इनने क्या किया? ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, साथ साथ ग्लाइकोजन इज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। लिपिड्स स्टेरॉइड से रिलेटेड है, स्टेरॉइड हार्मोन जितने होते हैं वो सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन है? लिवर, पैंक्रियाज, गॉबलेट। इसका एग्जाम्पल कौन है? एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू, मसल, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। ये सारे किसके हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो रफ के क्या हुआ है? देखो रफ में प्रोटीन आ रहा है तो इसमें क्या होगा? लिवर होगा, प्रोटीन होगा, पैंक्रियाज होगा। स्मूथ में जहां पे लिपिड की बात आ रही है वहां पे एडिपोज टिश्यू जरूर प्रेजेंट होगा, साथ साथ ग्लाइकोजन आपके लिवर में भी स्टोर होता है, कभी कभार मसल्स में रहता है आपके ग्लाइकोजन, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एग्जाम्पल है। क्लियर है जी? चल अभी हम लास्ट देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन कुछ तो हम समझ ही गए, जैसे कि ये पहला प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। जैसा कि मैंने बताया इसकी कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म तक आपकी कनेक्टिविटी को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये एंडोस्केलेटल बनाता है सेल का, एक शेप, एक स्ट्रक्चर देने में मदद करता है, ठीक है। सेल वॉल बाहर से सांचा दे रहा, सपोर्ट दे रहा, बट सेल को भी तो अपनी सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रक्चर को मेंटेन करना अंदर से, तो वो मदद करते हैं एंडोस्केलेटल ऑफ सेल, जिसमें आपका ER वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज, इंट्रासेल्युलर इतना लंबा इसका नेटवर्क है कि कोई भी एक्सचेंज हो, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट हो,
उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये था। तीसरा है इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डेफिनेटली इट इज करेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चौथा है लिपिड सिंथेसिस, जो कि रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन बनाने में भी मदद करता है। अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे रोल आएगा। और लाइपोप्रोटीन की जब बात हो रही है तो वो लिपिड और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन में हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ईआर का प्रोडक्ट मिलके ये चीज बना रहा है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ब्रेन ऑफ द सेल डेफिनेटली न्यूक्लियस है, लेकिन उससे सबसे पास विसिनिटी या कनेक्टिविटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये न्यूक्लियस से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि उसके मेम्ब्रेन को भी बनाने में यही मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्गी एंड सम माइक्रोबॉडीज। तो गोल्गी बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, लाइसोसोम में भी बहुत बड़ा रोल है, एंड सो मेनी माइक्रोबॉडीज। डिटॉक्सिफिकेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है किसके? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे टॉक्सिन्स जब बॉडी में आता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ड्रग्स होते हैं, बहुत से लोग एडिक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, फालतू फालतू का चीज़ लेते हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बहुत हद तक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टैकल करने की कोशिश करता है। बट जब किसी चीज़ का ओवरडोज होता है तब ये भी हार मान जाता है। तो एक हद तक जब जाता है बॉडी में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। प्रीकर्सर ऑफ सिक्रीटरी मटेरियल ऑफ गोल्गी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम गोल्गी पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझेंगे। क्यों? क्योंकि जो गोल्गी है हमारा, वो हमारा वेयर हाउस है। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, पैक हो रही हैं या मॉडिफाई हो रही हैं और फाइनली ट्रांसपोर्ट के लिए निकल रही हैं। तो वो जो सिक्रेटरी मटेरियल उसके अंदर पैकिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएगा, उसको लाने का काम एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, जो गोल्गी से कनेक्टेड है आगे की तरफ, और सारा सिक्रीशन गोल्गी को दे रहा है। तो क्या बनाएगा? प्रीकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब आएंगे लास्ट हमारे टॉपिक पे, जिसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया था क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, क्योंकि इनका नाम कई बार आया और आप इसका आंसर दे भी सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी रिलेटेबल। कैमिलो गोल्गी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया तो इट्स वेरी, क्या कहेंगे, लकी वन, क्योंकि ये बहुत इजीली, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको गलत करेगा। ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस में गलत हो सकता है कि कई बच्चे ये ना सोच लें कि अरे ऐसा नाम होगा, गोल्गी नाम रख दिया और गोल्गी कौन बनाएगा, बुद्धू थोड़ी ना। तो एक्चुअली कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड यू आर लकी इफ यू गेट सच क्वेश्चन। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास होते हैं कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इनका और नाम होता है जैसे डिक्टियोसोम। बहुत बच्चे पूछते हैं डिक्टियोसोम क्या होता है मैम? ये एक्चुअली गोल्गी का ही दूसरा नाम है, लेकिन ये प्लांट गोल्गी को बोला जाता है। एनिमल गोल्गी को डिक्टियोसोम नहीं बोल सकते, प्लांट गोल्गी को ही आप डिक्टियोसोम कह सकते हो। इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये लिपिड्स में बहुत रिच होते हैं, इनके अंदर लिपिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो डिक्टियोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डिक्टियोसोम कई बार आया है कि व्हाट इज डिक्टियोसोम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिक्टियोसोम। तो ये सेम गोल्गी तरह ही आंसर करना है, बस ये ध्यान रखना है डिक्टियोसोम इसको प्लांट गोल्गी में ही बोला जाता है। occurs in all cell, very important, again very very important। क्यों important है? क्योंकि साइंस क्या है, बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पे जितना चीज़ हम कहते हैं एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं। यहाँ ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इतना आपसे बोल दिया जाता है, फिर आगे एक क्वेश्चन, एक और लाइन आती है कि एक्सेप्ट इन दीज। तो हर दो
कदम पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपसे यूनिवर्सली कोई चीज़ बोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका एक्सेप्शन आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। तो आइडियल कंडीशन ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन होता है, और ये एक्सेप्शन जो होते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में गूगली क्वेश्चन की तरफ फूटते हैं कि आपको तो लगता है भाई सब में प्रेजेंट होगा, तो ये एक्सेप्शन कहाँ से कूद गया। यही एक्सेप्शंस आपको ध्यान देने हैं जो कि एक्चुअली ट्विस्ट करता है क्वेश्चंस को। कहाँ नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे गोल्गी, क्योंकि अगेन सेल ऑर्गेनल विथ सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। यूकैरियोट्स में कहाँ नहीं होते, ह्यूमन आरबीसी में, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट, इन दोनों जगह पे आपके क्या नहीं होते हैं, गोल्गी एब्सेंट होते हैं। ह्यूमन आरबीसी में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल हटा दिए जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए उसको स्पेस चाहिए होता है। तो जितने भी अनवांटेड ऑर्गेनल उसको लगते हैं अपने हिसाब से आरबीसी को, सबको वो निकाल देता है, मैक्सिमम को वो निकाल दिया रहता है, उनमें से गोल्गी भी आउट होती है। सीव ट्यूब में क्या होता है, कंपेनियन सेल होती है उनकी, वो सारा सपोर्ट करती हैं, तो सीव ट्यूब सिर्फ कंडक्शन का काम करता है, बाकी सारा सपोर्ट उनको कंपेनियन सेल देता है, इसलिए सीव ट्यूब में भी ये एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में तो रहेंगे ही नहीं क्योंकि सेल ऑर्गेनल वहाँ पे एज थे ही नहीं। इसके अलावा ह्यूमन आरबीसी और सीव ट्यूब सेल, हमें दो चीज़ें याद रखनी है। अब गोल्गी कैसी, गोल्गी भी बहुत हद तक स्ट्रक्चर्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही स्ट्रक्चर को उठाती है, जैसे कि सिस्टर्ने, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। तो सिस्टर्ने कैसे होते हैं, अगेन फ्लैट क्या होते हैं, सैक शेप्ड के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, बट ये छोटे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं सिस्टर्ने, लेकिन यहाँ पे जो गोल्गी होता है उसके जो सिस्टर्ने छोटे होते हैं और स्टैक्स में अरेंज होते हैं एक दूसरे के पैरेलली। इसकी वजह से इनके गोल्गी के पास दो तरह के फेसेस होते हैं। एक वो फेस, ठीक है, देखो ऐसे गोल्गी जब अरेंज्ड होगा आपका, देखो ये स्टैक्स की फॉर्म में लगा हुआ है, तो एक फेस ये होगा, फेस की बात हो रही है, चेहरा, एक पीछे वाला फेस होगा, पीछे की तरफ इनके क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम न्यूक्लियस के टूवर्ड्स बात कर रहे हैं, पीछे इनका यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे ईआर होगा, फिर ये गोल्गी से अटैच होगा और फाइनली यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। जो पीछे वाली स्पेस है उसको क्या कहेंगे, सिस स्पेस, जहाँ पे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट कर रहा है। जो फेस इनका ट्रांसपोर्ट करके वेसाइकल को बाहर की तरफ भेजने का काम कर रहा है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है उसको कहेंगे ट्रांसफेस। कौन सा फेस, ट्रांसफेस, जहां से एक्चुअली वेसाइकल बन के मॉडिफाई होके सप्लाई होने के लिए सिक्रीट आउट हो रहा है। तो न्यूक्लियस की तरफ जो फेस है उसको कहेंगे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहीं से ईआर सिक्रीशन इन्हें दे रहा है। जहां पे सिक्रीशन मॉडिफाई होके पैक होके वापस से निकल रहा है बाहर, वो होगा ट्रांसफेस, जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, और इसको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। कौन सा फेस, मैच्योरिंग फेज। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिस फेज, इसके पीछे ईआर होगा, ये इसका सिस फेस है, यहाँ पे आया सिक्रीशन, पैकेजिंग होगा और फाइनली वेसाइकल बनके ट्रांसफेस से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स हमने ईआर में भी देखा था। ठीक है, ईआर में भी देखा था ट्यूब्यूल्स इर्रेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। तीसरे होते हैं वेसाइकल, जो कि एक्चुअली सिक्रीशन को ग्लोब्यूल के फॉर्म में बाहर लेके जाते हैं। द वेसाइकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल्गी, क्योंकि एक्चुअली सिक्रीशन मोस्टली वेसाइकल के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। अब फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या है, मेनली वेयर हाउस है। वेयर हाउस यानी स्टोर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे चीजें आ रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं, पैक हो रही हैं और बाहर चली जा रही है। तो बेसिकली ये रिले स्टेशन है जहाँ पे चीजें आ रही हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहला तो सेल सिक्रीशन। सिक्रीशन किस तरह से इन्वॉल्व है इसमें, सिस फेस को कोई भी मटेरियल मिलता है, वो इनके अंदर जाके मॉडिफाई होता है, मे बी केमिकली भी मॉडिफाई हो जाता है और फाइनली पैक होके आपके ट्रांसफेस से निकल जाता है। ठीक है, तो कैसा एग्जाम्पल है इसका, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली यही लाइन आपके एग्जाम में आई हुई है, इसलिए यही लाइन मैंने यहाँ लिखी है। ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड में मदद करता है ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को और क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ
मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल या मिडिल मैन ऑफ द सेल। इनको मिडिल मैन की तरह माना जाता है क्योंकि बीच के क्या कहेंगे एक कनेक्टिंग लिंक है जो चीज़ों को लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं और बाहर की तरफ भेजते हैं। तो ये मिडिल मैन है जो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं दोनों तरफ बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इनको डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक भी कहा जाता है और मिडिल मैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कई लोग इसको वेयर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इनके कई नाम है इस तरह से। लाइजोसोम के फॉर्मेशन में, लाइजोसोम एक सिक्रीटरी वेसाइल, सिक्रीटरी क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इनके अंदर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लाइजोसोम कैसे होते हैं, क्या क्या इनके अंदर होते हैं। तो लाइजोसोम को भी बनाने में मदद करता है गोल्गी। डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। इन दोनों की मदद से मिलके लाइजोसोम बनता है। सेल वॉल बनाने में भी मदद कर रहा है हमारा गोल्गी। प्लांट का सेल वॉल जो होता है और भी एनिमल्स के जो सेल वॉल होते हैं, एनिमल्स ने कहेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म के, उनके सेल वॉल बनाने में गोल्गी मदद करता है। अगर आपको याद होगा तो गोल्गी क्या कर रहा है, हमारे स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, बाहर वाली लेयर एक्रोसोम, उसको भी बनाने में मदद करता है। अगेन वो भी एक तरह का वॉल ही है। सेल प्लेट के फॉर्मेशन में मदद करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिससे दो डॉटर सेल डिवाइड हो जाती हैं, तो वो सेल प्लेट बनाने में भी गोल्गी ही मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम लो आ गया, स्पर्म का एक्रोसोम बनाने में मदद कर रहा है। अगेन दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी यहाँ पे हमारा गोल्गी खत्म होता है। आई होप सबको ये क्लियर होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी का क्या क्या फंक्शन है, सेल वॉल कैसे बन रहा है, कितना अलग अलग है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और साइटोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, ये सब क्या होते हैं अलग अलग। अब आप क्लियर हो गए होपफुली। और अगर कोई भी डाउट, इतना सा भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप। तो तीनों तरह से मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट, सारे पीडीएफ नोट्स, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप लिंक ले लेंगे। डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और अब आज का क्वेश्चन, तो हियर इज द क्वेश्चन बच्चों। आज का सवाल क्या है, नीचे अगर सबको समझ में आ गया है तो प्लीज राइट बिंगो। कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया तो बिंगो लिख दीजिएगा ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया है। और अब आपको देना होगा मेरे 2 सवाल जो मैं डेली पूछती हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर से रिलेटेड, ताकि मैं ये जान सकूँ कि आप कितना ध्यान से सुने और समझे हो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही आंसर कौन करता है। इट्स नॉट अबाउट सबसे पहले, इट्स अबाउट हाउ करेक्ट यू आर गोइंग टू आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर यू, A, B, C and D. So you have to tell the correct answer. And here goes your next question. मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन इनमें से कौन सा होता है। फॉर्मेंटेशन, फॉस्फोराइलेशन, रेस्पिरेशन या पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सिक्रीशन फॉर सिक्रीशन। ये चारों में से आपको सही जवाब बताने हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन के लिए स्टे ट्यून, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक आपको होपफुली सब समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड डेफिनेटली आपका फ़र्ज़ है कि अपने सारे फ्रेंड्स को इन लेक्चर्स के बारे में बताइए, उनसे शेयर करिए कैसे लेक्चर्स चल रहे हैं। डू अटेंड देम एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो लॉन्चेस आए जा रहे हैं। और आपको यहाँ इस चैनल पे सारे अपडेट्स मिलेंगे। र्यूमर्स को कट किया जाएगा, सिर्फ सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाएगी। और आपके स्ट्रैटेजी या कोई भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लग रही है जनरल प्रॉब्लम है या जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसमें मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और ऐसे ही आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करती रहूँगी और नीट के सपने को और भी करीब लाते रहेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून माय फ्यूचर डॉक्टर्स, लिटिल बर्डिंग क्यूट डॉक्टर्स, बी देयर एंड बी श्योर अबाउट दैट यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। ओके, टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।